साउथ चाइना सी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चाइना का क्लेम रहता है कि ये जो पूरा जो एरिया है साउथ चाइना सी का, ये चाइना का है। और चाइना कैसे क्लेम करती है तो मैं आपको बताता हूं। देखो ये वाला मैप देखो आप, ये आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको अपन बोलते हैं 9 डैश लाइन। ये वाला जो एरिया है पूरा, इस पर चाइना क्लेम करती है। चाइना बोलती है कि इसके अंदर का जितना भी एरिया है वो पूरा का पूरा चाइना का है, राइट। तो इसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और मतलब अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे कि पूरा मुद्दा जो है वो उस टेरिटरी के ऊपर किन किन कंट्रीज का किस हिसाब से हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो टेरिटरीज है गाइस, स्पेशली यहाँ पर पार्सल आइलैंड की बात करें या स्पार्टलेस आइलैंड की बात करें, या फिर यहाँ पर बहुत सारे फुली डेवलप्ड आइलैंड्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। काफी सारे रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, यानी कि चट्टान वगैरह आपको देखने को मिलेगी, अटॉल्स देखने को मिलेंगे, सैंड बैंक्स, रीफ्स, राइट, और स्कारबॉक शोल। तो ये सब लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। स्पेशली देखो इस मैप में मैं आपको दिखा दूं, ये देखो पार्सल आइलैंड आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इस क्षेत्र पर जो है वो फिलीपींस का भी क्लेम हम लोग को अगेन देखने को मिलता है यहाँ पर। और दूसरी चीज जो है वो स्पार्टली आइलैंड, ये आप देखो, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड स्पार्टली के। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि आप इसको अरेंज करो, ये जो पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड आपको दे दिया जाएगा, उसका दे दिया जाएगा स्कारबॉक शोल आपको दे दिया जाएगा, राइट। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसको अरेंज करो, आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो अक्सर आते हैं एग्जाम में। तो फिर आपको इस प्रकार का भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सा नॉर्थ में है और कौन सा मतलब साउथ की तरफ है हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो पार्सल, फिर उसका सेकंड नंबर पर ये वाला आ जाता है स्कारबॉक शॉल, और उसके बाद फिर स्पार्टली आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए। या फिर डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये रीड बैंक कहां पर है, तो आपको फिलीपींस का आइडिया होना चाहिए, साउथ चाइना सी का आइडिया होना चाहिए। तो मेनली लोकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक है। और दूसरी चीज जो जानने वाली है वो 9 डैश लाइन, और ये जो इशू पूरा इस क्षेत्र पर हम लोग को देखने को मिल रहा है उसके बारे में एक आपको जानकारी होनी चाहिए। अब एक एक करके देख लेते हैं चाइना का क्लेम क्या है और दूसरी कंट्री का क्या क्लेम है। तो चाइना सबसे ज्यादा टेरिटरी पर क्लेम करती है, यानी कि इस क्षेत्र पर 9 डैश लाइन इसने बनाई हुई है और कहा है कि इस 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया आता है ये पूरा का पूरा चाइना के कंट्रोल में आता है, राइट। और इस पर ये वाली चीज बोलती है। और बहुत ही मतलब बड़ी टेरिटरी जो है वो इसने क्लेम करके रखी हुई है। वियतनाम की बात करें, वियतनाम भी क्लेम करती है। चाइना के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह देखने को मिलता है कि 1940 से पहले इस क्षेत्र पर चाइना का कोई भी क्लेम नहीं था। चाइना के ही डॉक्यूमेंट में यह चीज मेंशन्ड है। तो वियतनाम ये कहता है कि वियतनाम जो है वो 17वीं सेंचुरी में इस क्षेत्र पर वियतनाम का बहुत बड़ा कंट्रोल था और काफी अच्छा कंट्रोल था। और ये कंट्रोल को साबित करने के लिए वियतनाम के पास जो है, यानी कि कंट्रोल को बताने के लिए कि ये किसका कंट्रोल था, यानी कि अपने जो भी क्लेम है उसको प्रूव करने के लिए इसके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी हैं, राइट। तो ये वियतनाम बोलता है। तो यहाँ पर याद रखना चाइना भी पिक्चर में है बड़े पैमाने पे, फिर वियतनाम भी आ जाती है। वियतनाम का वही है कि 1940 से पहले चाइना के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, प्रूफ नहीं है जो कि ये बता दें कि 1940 से पहले इन क्षेत्र पर चाइना का क्लेम था। बट वियतनाम के पास इसके प्रूफ है। वियतनाम, ये देखो आप, यहाँ पर ये कंट्री आपको दिखाई दे रही है, राइट। इसके अलावा दूसरी कंट्री जो पिक्चर में वो फिलीपींस में हम लोग को देखने को मिलती है। फिलीपींस पूरा क्लेम करती है कि स्कारबॉक शॉल जो है वो फिलीपींस का, फिलीपींस के काफी नजदीक भी है ना ये देखो आप, ये पूरा। तो ये बोलती है कि फिलीपींस का ये पूरा क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो फिलीपींस का इस प्रकार का क्लेम है यहाँ पर। इसके अलावा इस आइलैंड को हुआनग्यान आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है चाइना में। और थोड़ा सा 100 माइल से ज्यादा या 160 किलोमीटर से ज्यादा फिलीपींस से और चाइना से 550 माइल्स से ज्यादा के डिस्टेंस पर ये एरिया हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। स्कारबॉक शॉल। और मलेशिया और ब्रुनेई की बात करें हम लोग, तो ये दोनों कंट्रीज भी यहाँ पर टारगेट करती हैं। इसमें ब्रुनेई जो है वो ज्यादा क्लेम नहीं करती है डिस्प्यूटेड आइलैंड्स के ऊपर, बट मलेशिया का एक अच्छा खासा क्लेम है, बट वो स्पार्टली आइलैंड के ऊपर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और इन दोनों का कहना भी यही है कि ये जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी जो हम लोग को 1982 की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर 1982 भी थोड़ा सा याद रखना, कभी कभी स्टेट सिविल सर्विस में ऐसे ईयर्स भी आ जाते हैं कि ये फलाना कन्वेंशन जो है वो किस साल का है। तो 1982 काफी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। तो इस कन्वेंशन के तहत भी हम लोग को ब्रुनेई और मलेशिया के अंदर कुछ टेरिटरी देखने को मिलती है जिस पर चाइना क्लेम करती है। देखो ना, अब ये चाइना की ये 9 डैश लाइन यहाँ तक आ गई है। तो यहाँ पर इसके आसपास जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है कि ये इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन का जो ये कन्वेंशन हम लोग को देखने को मिल रहा है उसने कुछ टेरिटरी ऑफर करी हुई है। तो इस पर ये क्लेम करते हैं कि यार ये टेरिटरी तो हमें इनसे मिली हुई है लीगली, और वो सही भी है, इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज्ड है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इस पर ये 5 कंट्री हम लोग को मतलब देखने को मिल रही है जो कि यहाँ पर क्लेम करती हैं, राइट, मोटे मोटे तौर पर। अब देखिए, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के बारे में भी कुछ आइडिया आपको जनरल सा होना चाहिए। जैसे कि इसे लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तौर पर भी जाना जाता है, लॉ ऑफ द सी ट्रीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है
जो कि 3 यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी लॉ ऑफ द सी को लेकर, तो ये 1973 टू 1982 के बीच में हुई थी, तो उस दौरान जो है ये चीज एग्रीमेंट जो है वो सामने लाया गया। इसमें मेन जो आपके लिए काम की चीज है ना, वो मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या आपके लिए काम की चीज है, जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो इसमें मेनली जो है वो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, राइट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। तो देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है कि जो कोस्टल एरिया जो हम लोग को देखने को मिलता है ना, कोस्टल एरिया एक कंट्री का जहां पे उसका तट होता है, तो उस कोस्टल एरिया से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक का जो एरिया होता है, राइट, 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक का एरिया, तो एक कंट्री अपने यानी कि अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स, राइट, 200 नॉटिकल माइल्स, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं 370 किलोमीटर, राइट, उस कंट्री की बेस लाइन से यानी कि कोस्टल एरिया से। तो ये वाला जो इस कंट्री का जो एरिया होता है, वो कंट्री इस एरिया पर यानी कि अपने कोस्ट से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक जितनी भी चीजें वहां पर है, जितने भी प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वहां पर कोई तेल डिपॉजिट हो, राइट, या फिर कोई भी मिनरल्स हो, किसी भी प्रकार की चीज अगर वहां पर समुद्र के नीचे होगी, या फिशिंग की भी अगर हम लोग बात करें, तो पूरा अधिकार जो होगा उस क्षेत्र पर वो उसी कंट्री का होगा जिस कंट्री से ये 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर है। समझ पा रहे बात? समझे कि नहीं समझे ये बताओ। एक कंट्री है, जैसे आप गोवा पे जाके खड़े हो जाओ, गोवा के बीच पे आप जाके खड़े हो जाओ, गोवा के बीच से आप समुद्र की तरफ देखो, तो आप समुद्र की तरफ 370 किलोमीटर तक देखो, राइट। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स 370 किलोमीटर तक आप देखो, राइट। तो जितना एरिया जो आप देख रहे हो 370 किलोमीटर तक का, वहां पर हमारी सरकार, उस एरिया तक हमारी सरकार एक्सप्लोर कर सकती है किसी भी प्रकार की रिसोर्सेज को, राइट, यहां वहां से निकाल सकती है किसी प्रकार की, या फिर वहां पर अगर उस एरिया पर अगर कहीं पर तेल वगैरह है, राइट, तो तेल वगैरह जो है वो जो निकलेगा उस पर अधिकार जो होगा वो हमारा होगा, इंडिया का होगा, या कुछ भी चीज कोई भी नेचुरल रिसोर्स अगर वहां पर है तो उस पर इंडिया का अधिकार है। तो ऐसा जो है वो इसने कह दिया है, और ऐसी कंट्री के कोस्टल लाइन से 370 किलोमीटर या 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया उस कंट्री के अंडर ही होता है। क्योंकि मैंने भी आपको इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ाया था, मतलब बताया हुआ है कि ये जो अधिकार जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है कि काफी सारी कंट्रीज जो है वो अपनी, जैसे कि स्पेशली मलेशिया की बात करें, तो अभी बात करी थी ना हमने इस टॉपिक में, तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत जो है वो देखने को मिली थी। तो ये है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, सिंपल सी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है।